तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एएस स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे तो वो आपको मालूम हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे ए प्राथमिक क्रियाएं जो ज्योग्राफी को फर्स्ट किताब का है। तो उसमें आपको कुछ नोट्स पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा। सब आपको नोट्स प्लस पीडीएफ फ्री, और कुछ अपडेट्स हो तो अपडेट भी दिया जाएगा। अपडेट के साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो ना हो तो उसमें यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल में बता दिया जाएगा शायद। और इंस्टाग्राम चैनल हमारा दिया हुआ है बायो में, जिससे हम लोगों को आप फॉलो भी कर सकते हैं। और आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं इसी के साथ। तो आज हम क्लास क्या करेंगे तो आज हम अध्याय 4 करेंगे ज्योग्राफी का, और प्राथमिक क्रिया है इस चैप्टर का नाम है। तो हम इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कृषि, इसमें क्या टॉपिक है, इसमें टॉपिक है जैसे कृषि के बारे में दिया है, पशुपालन के बारे में, खनन वानिकी और मत्स्य पालन में। ये हम आज का हमारा टॉपिक 5 टॉपिक है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे, जो पूरी क्लास हम एक ही चैप्टर में आज कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम जानेंगे प्राथमिक क्रियाएं, मतलब पहले प्राथमिक जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहले हम जानेंगे, जो पहले हम लोगों को माना जाता था कि पहले जान लेते 7,500 मतलब 700 करोड़ वर्ष पहले हम लोगों को क्या हुआ था। तो पहले हम लोगों को जब डायनासोर एक उल्कापिंड भारी मतलब पृथ्वी में गिरा, जिससे पूरा डायनासोर खत्म हो गया, जिससे कुछ समय बाद कुछ जीवित बच्चे जैसे बंदर जैसे मान लीजिए, कुछ का डेवलपमेंट हुआ बंदर जैसे मान लिए। तो उसी तरह क्या हो, बंदर जैसे कि मान ली डेवलपमेंट हुआ, तो उसी तरह जब बंदरों का डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि पहले हम लोग 4 पैर में मान जाते थे। तो अब धीरे धीरे आगे उसके सुधार होते गए उसके दो दो पैरों से चलने लगे, 2 हाथों के, जिससे आज भी हमें जीविता जागता हम लोग जो उदाहरण है इसी के साथ। तो इसी के साथ धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होते गया टर्म्स में। तो पहले हम जानेंगे फर्स्ट चैप्टर तो क्या है, उसमें प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया में टॉपिक हम बता चुके हैं, मत्स्य वानिकी, भोजन, खनन, कृषि आदि के बाद इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या है, मतलब आर्थिक क्रिया है क्या। आर्थिक क्रिया जानेंगे तब जाकर हम प्राथमिक क्रिया समझेंगे। तो आर्थिक क्रिया क्या है, तो आर्थिक क्रिया मानव के हुए कार्य जिससे आय प्राप्त होता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मतलब मानव का वह कार्य है जिससे हमें आय प्राप्त होती है। शब्दार्थ बताया कि जिससे हम कुछ काम करते हैं जिससे हम लोगों को आय प्राप्त होती है या नहीं भी होती है, जैसे कि ये। और आर्थिक क्रियाओं में मुख्य 5 विभाजित किया जाता है, और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पांचवी क्रियाएं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्राथमिक क्रिया के बारे में। तो उसके बाद हम सेकंड चैप्टर द्वितीय क्रियाएं दिया है, और उस 6ठा चैप्टर में दिया द्वितीय एवं चतुर्थ क्रिया। तो पंचम क्रियाएं ये बाद में हमें दूसरे किताब में मिलेगा, तो आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो पहले हम आज प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रियाएं क्या है, मतलब वे कार्य जिससे मानव को आय प्राप्त, कुछ कार्य करते हैं उससे हमें आय प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे जिससे मतलब कुछ कहीं किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा किसी, जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आर्यन है वहाँ किसी कंपनी में लेबर की कार्य करता है जिसे हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। उसे जो उस कंपनी से जो उसको वेतन मिलेगा, उसके बदले वो कार्य करे, जिसे हम उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे उदाहरण के तौर पर। तो क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, क्रियाएं 5 प्रकार की, तो वो बता चुके थे। क्रियाएं 5 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं। तो आज प्राथमिक क्रियाएं में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्रिया क्या है, मतलब प्राथमिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि पृथ्वी में साधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों उपयोग जो बताता है, इसके अंतर्गत है, मतलब अंतर्गत बाद में पढ़ेंगे। तो पहले प्राथमिक क्रिया समझते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब प्राथमिक क्रिया वे क्रिया हैं जिससे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं जल, वनस्पति, ये भवन, के लिए खनिज आदि जो हमें के लिए प्रकृति से प्राप्त होती है, मतलब जो ये मानव निर्मित नहीं होते, वो जो प्रकृति से प्राप्त है जिसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण हम ऐसा लिखेंगे कॉपी में या पर एग्जाम में। तो प्राथमिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्राप्त होती है। उदाहरण, तो उसके नीचे उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण के लिए जैसे आखेर, भोजन, सग्गा, पशुचारण, मछली पालन मतलब मछली पकड़ना या मत्स्य पालन,
वनों की काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किया जाता है। मतलब इसके उदाहरण, कुछ उदाहरण है जैसे कि यहाँ पर फार्मिंग दिया है, फॉरेस्ट्री दिया हुआ है, माइनिंग दिया है, फिशिंग दिया है, जो हमारे प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं। इसी के साथ आखेट एवं सग्रहण मतलब आखेट मतलब जो कि जिसमें आंखें जो धीरे धीरे हमारे आखेट सग्रहण में क्या, जिससे लोग पशुओं से पहले डरते थे, उसके साथ धीरे धीरे लोग शिकार करना शुरू कर दी। तो उसी को हम पढ़ेंगे। जो हमारे 7,500 करोड़ साल पहले क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे, तो धीरे धीरे वो आदिम काल में क्या करने थे, जो अपने जीवित रहने के लिए वो शिकार करने लगे इससे। तो उसी सभ्यता के बारे में आखेट एवं भोजन संग्रहण। मानव सभ्यता जो प्रारंभिक युग में आदिमकालीन मानव जो अपने जीवन निर्वाह में अपने समीप वातावरण पर निर्भर रहता था, उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों के द्वारा होता था: पशुओं का आखेट करके और अपने समीप जंगलों में खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंद मूल आदि की तरह। मतलब जो आदिम काल के मानव होते थे, उसका जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए वो क्या करते थे, उसके समीप में जंगल या कुछ जंगल होते थे या फल फूल जो होते थे, वो उन लोगों को खाकर ही करते थे और भोज और पशुओं का शिकार करते। मतलब आखिर का मतलब होता है शिकार करना। तो आखिर का मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो ये क्या करते थे, जो उसको मिलते थे एक समय में पशु, जो कुछ भी पशु मिलते थे, तो वो क्या करते, उसका शिकार करके उन लोगों को खाते थे। और क्या करते, सेकंड में वो लोग करते थे कि जो उसके आसपास जो जंगल होते थे या कुछ पेड़ पौधे जो जंगली पौधे होते थे एवं कंदमूल को एक एक तरह करके वो लोग खाते थे, जिससे अंतशील अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट के द्वारा जीवन यापन करते थे। और मतलब जो अधिक गर्मी वाले प्रदेश जो होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जो अधिक गर्मी वाले प्रदेश, तो वो लोग करते थे अधिक गर्मी वाले प्रदेश जो अपने आखिर मतलब वो शिकार करके खाते थे। जैसे कि थार रेगिस्तान हो गया, तो वो लोग उस इलाके में क्या करते थे, तो उस इलाके में वो क्या करते थे कि वो शिकार करते थे, जिससे उन लोगों का जीवन निर्वाह होता था। तब इस पॉइंट में जान के एवं पशु चालन के बारे में लोग पहले क्या करते थे, पहले पशुपालन चारण करते मतलब पशुपालन करते थे। तो पशुचारण आखेट निर्वाह के वाले समूह जब वो महसूस किया कि केवल आखेट में जीवन यापन भरण नहीं किया जा सकता, मतलब कि बताया कि आखिर मतलब शिकार कर लोगों को मालूम होने लगा, महसूस होने लगा कि सिर्फ शिकार करके उन लोगों का जीवन यापन नहीं हो सकता केवल। तो वहाँ के लोग क्या कर लेंगे, तो वहाँ पशुओं को पालने लगे, जिससे उन लोगों को पता चल गया कि सिर्फ शिकार करने से उन लोगों को पेट भरण पोषण नहीं होगा। तब वो उन लोग क्या करना, पशुओं को पालना शुरू कर दें। तो इसी पॉइंट में पढ़ेंगे। तब मानव ने पशु पालन की व्यवस्था को विषय सोचा और विभिन्न जलयुगिक दशाओं में रहने वाले लोगों इन क्षेत्रों पर पाए जाने वाले पशु को चयन करके पालतू बनाया। और भौगोलिक कारक में तकनीक विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुचारण व्यवसाय निर्वाह एवं पारंपरिक आधार पर किया जाता है। मतलब धीरे धीरे लोग क्या करते थे, आखिर को बंद करके उन लोग धीरे धीरे उन लोग अपने के लिए पशु जीवन जीने के लिए पशुओं को पालने लगे। और पशुओं को पालने के साथ वहाँ दो प्रकार के पशुओं को लोग पालते थे, एक चालवासी पशुचारण थे और एक वाणिज्य पशुपालन थे। मतलब क्या कहते धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होते गया जिससे भौगोलिक कारकों में और तकनीकों में विकास हो के आधार पर डेवलपमेंट होते, वो लोग क्या करते, समय के साथ पशुपालन में निर्वाहन और व्यापारिक स्तर पर किया जाने लगा। तो पहला पशुचारण में क्या है, पहला पशुचारण हमारा दो पशुचारण माने जाते थे। उसमें पहला पशुचारण हमारा जलपान चालवासी पशुचारण और दूसरा पशुचारण वाणिज्य पशु वो धन पालन। इसे आप फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, चालवासी पशुचारण क्या है। तो चालवासी पशुचारण में क्या है, चालवासी पशुचारण जो समुदाय जो चारे में जल की खोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं और यहाँ पूंजी के प्रधान है और प्रकृति पर परिवेश पाला जाता है। मतलब चालवासी पशुचारण में क्या होते थे कि किसी जानवर को या क्या कहते थे, या भेड़ बकरी, मतलब आजकल के समय में या गांव के इलाकों में क्या होता है कि गांव इलाकों में तो उन लोगों को देखा जाता है कि गांव के आसपास के इलाकों में जो वो आसपास जंगल इलाकों या खेत के इलाके होते, तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे सरकार के द्वारा कुछ भेड़ों को लाया जाता है, जैसे उसे ही हम चालवासी पशुचारण कर, जैसे कि मान लेते कि कई इलाकों में यहाँ भेड़ बकरियों को रखा गया, जिससे उन लोग क्या करते थे, भेड़ बकरियों को एक स्थान से क्या करते थे, वो समय के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।
जिससे ये चालबासी पशुचारण करते हैं। मतलब वे उदाहरण के लिए अच्छे से मान लें कि मतलब ये पशुचारण या वैसे समुदाय जो जल की खोज एवं जल की खोज से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जिसे हम चालबासी पशुचारण करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें पूंजी प्रधान नहीं होता है। मतलब इसमें पूंजी प्रधान नहीं होता चालबासी पशुचारण में। मतलब इसमें जो पूंजी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और पशु की प्रकृति पर परिवेश पाला जाता है। मतलब ये लोग क्या करते थे, प्रकृति जैसे कि प्रकृति पर इन लोग ज़्यादा निर्भर होते हैं। शब्दार्थ बताते हैं, प्रकृति पर निर्भर क्या होता है, जिसमें ये घास फूस आदि पर ज़्यादा इन लोग ध्यान, जंगल इलाकों में ही इन लोग चराते हैं, जिससे इन लोगों को इन्वेस्टमेंट कम होता है और प्रधान कम। और दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे वाणिज्य पशुपालन। तो वाणिज्य पशुपालन ये पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशेष क्षेत्र पर फार्म पर किया जाता है और इसके चारों ओर व्यवस्था स्थायी रूप से की जाती है। मतलब वाणिज्य पशुधन पालन क्या है कि मतलब एक किसी निश्चित स्थान पर, मान लीजिए किसी एक स्थान पर क्या क्या उन लोगों के द्वारा एक फॉर्म बनाया गया, जिससे लोग चारे की व्यवस्था की जाती है और स्थानीय रूप से मतलब चारे की व्यवस्था की जाती है और खाने दाने की व्यवस्था की जाती है पशुओं के लिए, और वहाँ पर एक ही स्थान पर की जाती है। इससे लोग यह क्या कर चालबासी पशुचारण की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह नहीं जाते। तो इन लोग क्या करते हैं, यहाँ करते हैं कि एक ही स्थान पर पशुओं के लिए सब खाने की व्यवस्था की जाती है और पशुओं की हर चीज़ की व्यवस्था उसी में की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें पूंजी प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूंजी प्रदान होता है। चालबासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुपालन अधिक व्यवस्थित एवं प्रधान है। मतलब चालबासी जो पशुचारण उसकी अपेक्षा में वाणिज्य पशुपालन उससे अधिक व्यवस्थित होता है और पूंजी में प्रधान होता है। हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि चालबासी पशुचारण के पालन के अंतर क्या है। चालबासी पशुचारण में इसमें क्या अंतर क्या है, तो चालबासी पशुचारण में अंतर देखेंगे। मतलब पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। मतलब जो वो चालबासी पशुचारण होते हैं कि उन लोग प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, मतलब वो पशु प्राकृतिक पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है चालबासी पशुचारण में। दूसरे पॉइंट में हम देखें, दूसरे पॉइंट में क्या दिया है, दूसरे पॉइंट में ये दूसरे पॉइंट में चालबासी पशु एक समय विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखते हैं, जैसे सहारा में, एशिया में मरुस्थल, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पाए। मतलब जो चालबासी पशुचारण होते थे, कोई एक ही समय में वो विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे कि सहारा रेगिस्तान के आगे इलाकों में क्या होता है, और एशिया रेगिस्तान में और मरुस्थल के में क्या होता है, वहाँ भेड़, बकरी, ऊंट आदि को एक ही समय पर पालते हैं। और दूसरे वो इनमें दुनिया की सीमित होती है, यहाँ पूरा मतलब ये जो हमारे ये चालबासी पशुचारण इसमें क्या होता है, यहाँ पुरानी दुनिया की एक सीमित है, जो पुरानी, जिसमें यह पुरानी समय से चालबासी पशुचारण जो यह पुरानी समय से आती जा रही है। और उत्तरी अफ्रीका में अंटार्कटिका के तट पर अरब प्रायद्वीप में होते हुए ये मंगोलिया एवं मध्य चीन, मतलब जो इसमें जो पशुचारण के लिए जो पुरानी दुनिया में एक यहाँ सीमित है। मतलब जो क्या है, यहाँ जो पुराने चालबासी पशुचारण यहाँ तो पुरानी तो डेवलपमेंट तो आती रही है और साथ में यह दुनिया में सीमित तक ही है। जैसे कि उत्तरी अफ्रीका में, अंटार्कटिक तट के प्रायद्वीप में हुए कुछ इलाकों में, और मध्य चीन में, और यूरोप के एशिया या टुंड्रा प्रदेश में, और ध्यान नंबर में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के और मेगाडाकर द्वीप में। मतलब कि ये सीमित है और ज़्यादा पर यहाँ चालबासी पशुचारण की नहीं की जाती है। भारत में भी यहाँ बहुत ही कम मात्रा में चालबासी पशुचारण की जाती है। भारत में भी यह सीमित तक ही है और ज़्यादा यहाँ पर नहीं की जाती। और दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। मतलब इसके अंतर, ये एग्जाम में बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि चालबासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर बताइए। तो यह क्वेश्चन आता है जिससे हम, और वाणिज्य पशुपालन किसे कहते हैं, इसी के बारे में भी पूछा जाता है। तो अब पढ़ेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। मतलब वाणिज्य पशुधन पालन, तो इसे वाणिज्य पशुपालन भी कहा जाता है।
तो दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे पशुओं के वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। मतलब जो वाणिज्य पशुपालन है तो इसे वैज्ञानिक तरीके और आधुनिक तौर पर माना जाता मतलब पाला जाता है और इनकी विशेष देखभाल की जाती है। और इसकी जो देखभाल होती है इसे विशेष रूप से देखभाल की जाती है जो किस में क्या प्रॉब्लम है, किस जानवर में क्या प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें देख डॉक्टरों की सुविधा की जाती है अच्छी तरह से। और चालवासी पशुचारण इसमें विशेष देखभाल नहीं की जाती है और इसमें आधुनिक तरीकों से ये मशीनों को लाया जाता है और कुछ कुछ कमियां होते तो यहाँ आधुनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। और दूसरे पॉइंट में देखेंगे इसमें विशेष पशु पाला जाता है। मतलब इसे कुछ विशेष पशु पाले जाते हैं जिसमें जैसे कि उदाहरण के लिए तौर पर मान लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसे विशेष पशु पाले जाते हैं जो वो निम्न स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। इसके लिए वहाँ क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। मतलब जो पशु वाणिज्य पशुधन पालन होते हैं उसके लिए कुछ ऐसा क्षेत्र को लाते हैं जहाँ कुछ विशेष विशेष क्षेत्र हो और ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर अनुकूल जलवायु हो और दुनिया में यह प्रचलित है। और यहाँ दुनिया भर में एक वाणिज्य पशुधन प्रचलित और यहाँ ज़्यादातर विश्व में कहाँ पर की जाती है, यहाँ ज़्यादातर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरेगो, संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य पशुपालन पालन किया जाता है। मतलब अधिकतर जहाँ पशुपालन इन देशों में किया जाता है। हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कृषि के बारे में। तो पहले के लोग क्या आखेट चक्र जो होते तो वहाँ आखेट चक्र के धीरे धीरे ये आगे बढ़कर वहाँ मतलब अंदर डेवलपमेंट होते कि और कृषि की ओर आने लगे। जिससे हम उसी पॉइंट में बढ़ेंगे कृषि के बारे में। तो जिससे धीरे धीरे लोग कृषि की ओर आने लगे तो कृषि की जब ओर आने लगे तो वहाँ कृषि को दो भागों में बांट दिया गया। तो मुख्य तौर पर दो भागों में क्या कृषि थी, तो मुख्य तौर पर दो भागों में मतलब तौर पर कृषि थी, एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि को भी दो आगे चलकर यहाँ क्या होता है और निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांट दिया गया। तो निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो निर्वाह कृषि के दो प्रकार है। तो गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्य कृषि। तो वाणिज्य कृषि को तीन भागों में बांटा गया। तो वाणिज्य कृषि को तीन भागों में क्या बांटा गया, तो वाणिज्य को तीन भागों में बांटा गया। एक वृत्त कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, फर्स्ट में पढ़ेंगे गहन निर्वाह कृषि के बारे में। तो गहन निर्वाह कृषि के दो भागों में बांटा गया था। तो यह कृषि मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब जो गहन कृषि होती है तो वह मानसूनी प्रदेश में अधिक क्षेत्रों पर जनसंख्या पाई तो उन क्षेत्रों में यह गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि दो भागों में बांटेगा। तो पहला चावल प्रधान निर्वाह कृषि। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे हम चावल और प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि जो लोग परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे टुकड़े पर काफ़ी जनसंख्या में लोग वाले क्षेत्र में लोग लगे रहते हैं और जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब इन इलाकों में क्या होता है, कुछ विशेष इलाकों में या परिवारों में भरण पोषण के लिए क्या करते हैं, वो भूमि के जो छोटे हिस्से होते हैं तो वो छोटे हिस्से के छठे काफ़ी जनसंख्या होते हैं। वो मतलब छोटे भूमि में क्या होता है, वो काफ़ी जनसंख्या होती है। जिससे लोग क्या करते हैं, लोग चावल की कृषि में लगे होते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि लगे होते हैं और यहाँ भूमि पे जनसंख्या में दबाव होता है। और यहाँ भूमि की क्या होती है, भूमि की जनसंख्या में यह दबाव होता है। और दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे चावल रहित निर्वाह कृषि। तो इस कृषि को चावल मुख्य फसल नहीं होता और इसमें कहीं स्थान पर गेहूँ, सोयाबीन, जौ, सोरमपम आदि फसलें की जाती है। मतलब इसमें जो चावल रहित निर्वाह कृषि है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि कृषि में मुख्य रूप से यहाँ तो चावल प्रधान नहीं होता है। यहाँ मुख्य विभिन्न प्रकार की फसलों को भी उगाया जाता है जिसके स्थान पर मतलब इसके स्थान पर क्या होता है, फिर इसके स्थान पर होता है गेहूँ, सोयाबीन, जौ तथा सोरपम आदि फसलें भी बोई जाती है इसमें। जो दूसरे पॉइंट पर गहन निर्वाह कृषि में क्या पढ़ेंगे, तो गहन निर्वाह कृषि के दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार मतलब इसके अंतर। तो गहन निर्वाह कृषि में क्षेत्र वाले क्या होता है, चावल की इस फसलें में कृषि पता। तो दूसरा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो इसका सेकंड पॉइंट है, मतलब इसका जो इसी का पॉइंट है तो बट इसका सेकंड पॉइंट है। तो इसमें मुख्य फसल जैसे कि
कृषि के नाम पर से पता चलता है कि इसमें चावल प्रमुख फसल होती है और सिंचाई पर अधिक निर्भर, मतलब यह जो चावल प्रधान निर्वाह कृषि है, इसमें क्या होती है, इसमें मुख्य तौर पर चावल को प्रधान कृषि माना जाता है और इसमें मुख्य तौर पर सिंचाई पर ही निर्भर होता है जो चावल निर्वाह कृषि है। और तीसरे पॉइंट में है कि खेतों का आकार अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और इसका खेत एक दूसरे से दूर होते हैं और खेत एक दूसरे मतलब खेतों का जो आकार होता है वह जनसंख्या घनत्व के कारण क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व का कारण वह खेतों का आकार छोटा होता है और खेत का एक मतलब एक स्थान से एक दूसरे से दूर होता है, जो एक खेत जो होते थे यहाँ एक दूसरे से दूर होता है यहाँ खेत। तो चावल रहित निर्वाह कृषि में पढ़ेंगे दूसरे 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 पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट का ये है हिस्सा हमारा। तो दूसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तो दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे तो यहाँ कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ चावल की फसल के पर्याप्त वर्षा नहीं होती, इसलिए इनमें सिंचाई की जाती है। मतलब यहाँ कृषि जो क्या तो उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर चावल की जो चावल मतलब यहाँ की जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, तो यहाँ कृषि क्या होता है उन इलाकों में की जाती है जहाँ पर जहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, इसलिए उसमें क्या होता है चावल उसमें सिंचाई की जाती है। और इस प्रकार की कृषि जो भूमि जनसंख्या का दबाव अधिक पड़ता है, मतलब इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें क्या होता है तो भूमि की जनसंख्या पर अधिक दबाव पड़ती है इस प्रकार की कृषि में। तथा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि गहन निर्वाह कृषि में जो देखें गहन निर्वाह कृषि के चौथा पॉइंट तीन पॉइंट हो चुका है हमारा। तो इसमें श्रम होते हैं, तो इसमें श्रम की गहन निर्वाह कृषि में श्रम की गहन उपयोग होता है और यहाँ तंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम में अधिक महत्व दिया जाता है और इसमें कार्य कृषि के द्वारा पूरा परिवार लगाता है। मतलब जो इसमें श्रम जो करते हैं श्रम के लिए क्या मतलब श्रम कार्य के लिए लोग क्या करते हैं, इसमें भूमि जो गहन निर्वाह कृषि होती थी ये जो यंत्रों के मतलब जो आधुनिक यंत्र होते हैं या कुछ यंत्र होते हैं तो उसमें कम श्रम इसमें कम महत्व दिया जाता है और इसमें क्या मानव श्रम जो होते हैं मानव के कार्य मतलब उसमें मानव श्रम पर अधिक महत्व दिया जाता है और इसकी कृषि कार्य कृषक पूरा किया जाता है। और मतलब जो कृषि कार्य जो लेबर नहीं लगाते तो उन लोग क्या करते हैं उन लोग पूरा परिवार मिलकर वह कृषि कार्य पूरा करते हैं। और प्राकृतिक खाद के लिए यहाँ क्या करते हैं कि प्राकृतिक खाद के लिए भूमि में उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं को गोबर की खाद में हरी खाद का उपयोग किया जाता है। जो यहाँ खाद के लिए क्या करते थे कि यहाँ जो भूमि में उर्वरता रखने के लिए क्या करते हैं जो गोबर के किसी स्थान में लोग गोबर फेंक देते हैं जिससे वो खाद का एक निर्माण करती है जिससे वो लोग खाद के निर्माण के लिए वहाँ एक स्थान पर रख देते हैं तो लोग और उसमें क्या मिलाते हैं उसमें हरी खाद मिला देते हैं जिससे उन लोगों का वो प्राकृतिक खाद बन जाती है। और इसमें क्षेत्र के लिए क्या होता है इसमें मानसूनी के घने प्रदेशों में किया जाता है। तो यहाँ अधिकतर क्षेत्र किस क्षेत्र में की जाती है, यहाँ मानसूनी घने क्षेत्रों में अधिकतर की जाती है। और चावल रहित कृषि निर्वाह कृषि में इस पॉइंट में हम देखेंगे इसमें खेत के छोटे आकार बिखरे होते हैं, मतलब ये जो खेत बहुत से खेत होते हैं इसमें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में, तो इसमें क्या होते हैं इसमें होते हैं कि छोटे आकार के या बहुत से खेत बिखरे होते हैं। इसमें मशीनों के स्थान पर और अधिक कार्य पशु के द्वारा किया, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें मशीनों के स्थान पर अधिक कार्य किसमें किया जाता है, इसमें अधिक कार्य पशु के द्वारा की जाती है। जैसे कि मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, म्यूचरिया, गंगा सिंधु प्रदेशों भारत के कुछ भागों में भी फिर किया जाता है। तो हम दूसरे पॉइंट में आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में हम जानेंगे। तो आदिम निर्वाह कृषि क्या है, आदिम निर्वाह कृषि क्या है, तो कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषि अपने परिवार भरण पोषण हेतु उत्पादन किया, मतलब आदिम कृषि क्या है, तो वह कृषि का वह प्रकार जो अपने परिवार के भरण पोषण या को देखते हुए कृषि की जाती है, जो मतलब भरण पोषण या निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। तो इसमें उत्पादन की बिक्री नहीं होती, जो यहाँ कृषि जो होती है आदिमकालीन कृषि होती है उत्पादन या बिक्री नहीं होती है। कृषि आदिमकालीन निर्वाह कृषि का मुख्य प्राचीन रूप से ही स्थानांतरण कृषि दहन कृषि जैसे खेत स्थायी नहीं होते, मतलब जो क्या आदिमकालीन कृषि है तो यहाँ खेती जो होते हैं यहाँ अपने परिवार के लिए की जाती है, अपने परिवार की भरण पोषण के लिए। यहाँ कृषि आदिमकालीन कृषि यहाँ बेचने के लिए नहीं की जाती, यहाँ व्यापार के लिए कृषि नहीं की जाती है। तो यहाँ जो आदिमकालीन कृषि यहाँ बहुत ही मतलब यह प्राचीन विधि से लाई जाती है, प्राचीन विधि से ही आ रही है। और इसमें क्या होता है कि
आदिमकालीन कृषि या प्राचीन रूप में की जाती है और इसे इसे विभिन्न प्रकार इलाकों में जो होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। इसे जैसे कि इसे स्थानांतरण कृषि, तो उसके बाद कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाने जाते हैं। और जिसमें खेत जो होते हैं, यहाँ खेत स्थायी नहीं होते, यहाँ खेत भी छोटे ऐसा नहीं होते। इसके दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे खेतों का आकार। यह खेतों का आकार किस प्रकार आदिमकालीन कृषि में, तो इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। और दूसरे पढ़ेंगे में कृषि में किस पद्धति का प्रयोग, मतलब किस प्रकार के वनस्पतियों का किस प्रकार किया जाता है कृषि। तो इसमें किसान एक क्षेत्र में जंगलों को वनस्पतियों को काट या जलाकर साफ करता है और जिससे उपजाऊ समाप्त होने पर उस स्थान को भूमि के भाग को हेतु तैयार किया जाता है। मतलब जो इसमें क्या होता था कि एक किसी स्थान में किसान या लोग क्या करते कि आसपास के जंगलों को वनस्पतियों को काट कर क्या करते थे, साफ कर देते थे और उसमें आग लगा देते थे। आग लगा देने के जो आग लगा देते थे जिससे लोग वहाँ पर क्या होता था कि वो जो आग लग जाता था, जिससे उन इलाकों में आग लगने के कारण जो होते थे कि उसमें जो आग के राख होते तो उस राख को खेतों में मिलाया, जिससे उसका उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हो जाती है और उसमें फसल उगाई जाती थी। और उसमें फसल उगने के बाद कुछ इलाकों में जिससे उसकी उपजाऊ जो शक्ति कम हो जाती तो वह स्थान को छोड़ देते थे और वह स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसमें औजार का प्रयोग किसमें किया जाता है, यहाँ औजार में क्या हो जाता है कि 4 पॉइंट में देखेंगे इसमें औजार किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें औजार का प्रयोग के लिए क्या करते थे कि इसमें जो औजारों का उपयोग करते थे तो इसमें औजार के पुरानी विधियों का औजार का प्रयोग करते थे, जैसे कि ये लकड़ी कुदाली और फावड़े आदि का प्रयोग करते हैं इसमें औजार के लिए। और 5वें पॉइंट में पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाति के लोग यहाँ कृषि करते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आदिम जाति हैं तो वहाँ के लोग कृषि करते हैं, जैसे कि ये अफ्रीका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया में यह कृषि की जाती है। तथा इसके अन्य प्रकार की कृषि क्या होता है, इसमें जो भारत में होते हैं, जिस समय भारत में कृषि कहाँ पर की जाती है, इससे भारत में क्या होता है जो वो आदिमकालीन कृषि है, मतलब कर्तन दहन कृषि या स्थानीय कृषि, जो इसे अलग अलग इसके नाम है। तो इसे भारत में क्या किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं आप। तो इसे भारत में क्या किया जाता है, तो इसमें भारत में इसे जैसे कि भारत में कुछ राज्यों में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में यहाँ पर उसे झूमिंग खेती, मतलब झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है इसमें। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में मेक्सिको में मिल्पा मगर या इंडोनेशिया, लंदन में इसे ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ रोका कहते हैं। दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे वृत्त वाणिज्य अनाज में कृषि। तो इसमें क्या होता है कि कम संख्या वाले प्रदेशों जो कृषि योग्य भूमि होने के कारण बड़े फॉर्म पर होने वाली एक कृषि वृत्त कृषि कहते हैं। मतलब वृत्त कृषि किसे कहते हैं, वृत्त वाणिज्य अनाज कृषि, मतलब वृत्त कृषि। तो वृत्त के कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, मतलब कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि भूमि के कारण जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, मतलब कम जनसंख्या वाले जो कुछ प्रदेश होते हैं तो उसमें क्या होता है, भूमि के कुछ बड़े बड़े फॉर्म होते हैं तो होने वाले एक कृषि को वृत्त कृषि कहते हैं। कुछ इलाकों में क्या होता है कि कम जनसंख्या होते हैं और कुछ इलाकों में अधिक जनसंख्या होती है। तो कम जनसंख्या वाले इलाकों में क्या करते हैं कि उसमें जो कम इलाकों वाले, तो उन प्रदेशों में क्या करते हैं, उसमें भूमि के जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं तो उसमें एक प्रकार की कृषि कहते हैं जिसे वृत्त कृषि कहते हैं। इसमें यांत्रिक कृषि या व्यापारिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जो वृत्त कृषि है, वाणिज्यिक कृषि, जो वृत्त वाणिज्यिक कृषि है तो इसे क्या कहते हैं, इसे व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है और यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है। यांत्रिक कृषि की मतलब ये आधुनिक कृषि के तौर पर की जाती है, आधुनिक तौर पर की जाती है, इसलिए इसका यांत्रिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि जो अपेक्षा आंतरिक और सूक्ष्म क्षेत्रों में जो वृत्त वाणिज्यिक कृषि है तो इसमें कहाँ पर की जाती है, इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांश, मतलब जो इसके अक्षांश, तो इसके जो मध्य अक्षांश है, ये हमारा मध्य अक्षांश, तो इसके कुछ जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो उसमें अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यहाँ पर ये कृषि की जाती है। जैसे कि इसके कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कि यूरेरिया स्प्रिंट क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, पेरी क्षेत्र अर्जेंटीना, पंपाज क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, वोल्टिस क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स क्षेत्र न्यूजीलैंड के कैटावरी क्षेत्र तो उसी पर की जाती है। तथा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे रोपण कृषि के बारे में। तो रोपण कृषि क्या है, तो रोपण कृषि का अर्थ जान लेते हैं। तो रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने चाय, कॉफी, रबर आदि करने का, मतलब जो रोपण कृषि यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। तो इसे
क्या होता है रोपण कृषि में, यहाँ एक प्रकार का व्यापारिक कृषि। तो यह ये जो रोपण कृषि इसे व्यापार के लिए उगाया जाता है। जिसके उदाहरण के लिए कुछ मान लेते हैं कि चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। तो यह खेत का आकार किस प्रकार को होता है, तो जो रोपण की कृषि होते हैं तो यह खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। यह किसी एक बागान की तरह होता है यह कृषि। जैसे चाय के अधिकतर चाय कहाँ पर उत्पादन की जाती है भारत में, मतलब कॉफ़ी, तो अधिकतर कॉफ़ी हमारे कर्नाटक में की जाती है अधिकतर कॉफ़ी। तो उसमें क्या होता है, कुछ पहाड़ी इलाकों जो सीढ़ीनुमा खेती करके यहाँ पर चाय की खेती की जाती है, जिससे वहाँ पर क्या होता है उसमें बागानों की तरह पर की जाती है। तथा इसमें खेती क्या होता है, इसमें खेतों का आकार किसी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो इसमें रोपण कृषि खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी निवेश किस प्रकार करते हैं, तो इसमें बागानों में स्थापन व उन्हें चलाने पर रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बागान या बड़ा खेती के लिए उसमें क्या होता है, इसमें रख रखाव या देखभाल के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है। जैसे इसके लिए कई प्रकार की पूंजी की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पहले खेती खुदवाने या कुछ अन्य कार्यों के लिए रख रखाव के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें तकनीकी जो होते हैं, तो इसमें तकनीकी रोपण कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तकनीकों जैसे उच्च प्रधान तकनीक आधार पर वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें तकनीक जो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा की जाती है और आधुनिक मशीनें होती हैं, इनमें रोपण कृषि में प्रयोग किया जाता है। और एक फसली कृषि मतलब जो यहाँ किस प्रकार की फसली कृषि, तो यहाँ एक फसली कृषि, तो यहाँ फसली कृषि है जिसमें एक रोपण के उत्पादन पर ही ध्यान देना, मतलब जो यह इसमें एक फसली कृषि, तो यहाँ पर क्या होता है रोपण कृषि में यह एक प्रकार की कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे कि किसी मौसम में चाहे कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, तो उसी मौसम में सिर्फ कॉफ़ी पर ही अधिक ध्यान दिया जाएगा उस कृषि में, ना कि दूसरे अन्य कृषि पे वहाँ पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। और इसमें परिवहन के साधन क्या होते हैं, इसमें परिवहन के साधन के लिए होते हैं कि परिवहन के साधन में सुचारू रूप से विकसित होते हैं। मतलब जो परिवहन होते हैं सुचारू रूप से विकसित होते हैं यहाँ पर परिवहन के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर, बड़े बड़े गाड़ियों आदि मालगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें के द्वारा बागान में बाजार के भली प्रकार से जुड़े होते हैं। मतलब इस प्रकार के जो होते हैं तो वहाँ बागान में बाजार भली प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ बागान एक दूसरे से यहाँ क्या होते हैं, तो यहाँ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे इसके क्षेत्र। तो इसके क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र में यूरोपीय और अमेरिका लोगों के लोग जो अध्ययन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेशियों को स्थापना की जाती है। मतलब यहाँ क्या करते हैं कि जो अमेरिका के कुछ इलाकों होते तो उसमें अमेरिका के लोग करते या उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्षेत्रों में क्या। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि के बारे। तो मिश्रित कृषि क्या है, तो मिश्रित कृषि क्या है, इस प्रकार की कृषि मतलब मिश्रित कृषि या तो मतलब ऐसे उदाहरण के लिए हम सिंपल भाषा में मान लेते हैं कि ऐसे कृषि जिसमें क्या होता है मिश्रित कृषि में, इसमें क्या दो या दो से अधिक कृषि भी की जाती है उसे भी मिश्रित कृषि कहते हैं। मतलब एक स्थान में दो देखिए क्या कहें कि एक स्थान में किसी इलाकों में है दो कृषि मान लेंगे, दो प्रकार के फसलें होती है उसे मिश्रित कृषि कहेंगे। या मतलब कृषि का प्रकार क्या होता है, वहाँ कृषि करते हैं साथ में वहाँ कृषि के साथ के लिए पशुओं के लिए वो चारा भी उत्पादन करते हैं, जिसे हम मिश्रित कृषि कहेंगे। तो मिश्रित कृषि में पढ़ेंगे कि मिश्रित कृषि क्या है, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की कृषि जो फसल उत्पादन के साथ पशुओं को दोनों का समान महत्व दिया जाता है। यहाँ फसलों के साथ साथ पशुओं की मवेशियों, भेड़, सूअर आय का प्रमुख स्रोत है। जो मिश्रित कृषि होते हैं इसमें क्या होते हैं कि मिश्रित कृषि में यहाँ जो उत्पादन करते तो वो पशुओं के कुछ खाने पर ध्यान दिया जाता है अधिकतर पे, तो वह पशुओं के खाने के लिए भी कुछ उगाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें साथ साथ क्या होती है मवेशी, भेड़, कुक्कुट आदि भी यहाँ पालते हैं मिश्रित कृषि में। तो इसके इसी में हम लोग पहले ही जान लिए कि मतलब जो मवेशियों को आज उसके प्रमुख आय तो है ये जान लिए। अब हम दूसरा पॉइंट में देखेंगे चारों फसलें जो मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। मतलब चारों जो फसलें हैं ये जो चारों फसलें थी जो मिश्रित कृषि जो चारों फसलें के साथ जो चारों मतलब चारों जो पशुओं के लिए जो वो चारा होते हैं इसके लिए जो इसके मिश्रित कृषि इसका मुख्य घटक है। और इस कृषि में खेतों का आकार माध्यम होता है। मतलब कृषि का जो इस मिश्रित कृषि थी कृषि का आकार ना ही बड़ा होता ना ही छोटा होता, इसमें जो मीडियम साइज का होता है मतलब मध्यक होता है। तो
हम चौथे पॉइंट में देखेंगे इसमें बोए जाने वाली अन्य फसलें, जैसे इसके अन्य फसलें जैसे मतलब जो बोए जाते हैं, जैसे अन्य फसलें हो गए गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख फसलें हैं तथा सार्ववर्तमान अंत के फसलें कृषि जो मृदा उर्वरक को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो ये मुख्य सार्वभौमिक का अंत है, जो ये से फसलें जो प्रमुख अंत उर्वरकता शक्ति बनाने में मुख्य जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। तथा पांचवा पॉइंट में देखेंगे इस प्रकार की कृषि जो विश्व के अत्यंत विकसित भागों में की जाती है, और जैसे कि उत्तरी यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, पूर्वी भाग एशिया में और कुछ भागों में दक्षिण महाद्वीपों के शीतोष्ण और अक्षांश भाग वन है। मतलब जो इसके मिश्रित कृषि अधिकतर कहाँ पर की जाती है, इसके कुछ जैसे ये यूरेशिया के कुछ भागों में और महाद्वीपों के शीतोष्ण अक्षांश भाग है, तो इसी इलाकों में अधिकतर की जाती है। तथा हम दूसरे पॉइंट में ये पढ़ेंगे कि डेयरी कृषि के बारे में। तो डेयरी कृषि क्या है दूसरे पॉइंट में, तो डेयरी कृषि इसका अर्थ, डेयरी कृषि का अर्थ है यह विशेष प्रकार की कृषि है जिसके फसलें के अंतर्गत जो दूध के लिए पाला जाता है और इसका स्वस्थ प्रजनन की चिकित्सा विशेष ध्यान देता है। मतलब जो डेयरी कृषि होती है यह दूध के लिए जैसे दूध के लिए पशुओं को पाला जाता है। मतलब डेयरी कृषि जो एक प्रकार की कृषि जिसे पाला जाता है, तो इसके स्वास्थ्य प्रजनन और चिकित्सा पर अधिक ध्यान देता है। जो कि दूध के उत्पादन के लिए जैसे भेड़ हो गया, जैसे दूध के उत्पादन के लिए बकरी हो गया, भैंस हो गया, भैंस के साथ गाय आदि को पाला जाता है। इसमें जो होता है स्वास्थ्य संगठन में अधिक ध्यान दिया जाता है, विशेष ध्यान उसमें पूंजी, इसमें पूंजी की क्या होता है, पूंजी के लिए इसे छप्पर चार सोचते हैं। इसके लिए भंडार, दूध उत्पादन यंत्रों का प्रयोग के लिए पूंजी में अधिक चाहिए। मतलब जो इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है। इसमें दूध उत्पादन के लिए अधिक यंत्रों की आवश्यकता के लिए पूंजी का अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अधिक पूंजी। तो इसमें श्रम की आवश्यकता क्या होती है, तो श्रम में पशुओं को चारे, जो दूध निकालने में आदि कार्यों के लिए भर वर्षा श्रम आदि की आवश्यकता होता है। मतलब जो दूध कार्य निकालने आदि कुछ कार्य करने के लिए इसमें क्या होता है, दूध को मतलब पशु चराने आदि कार्य और दूध को निकालने आदि का कार्य किया जाता है। जो इसके लिए वर्ष भर, मतलब जो इसमें पूरा वर्ष यहाँ प्रक्रिया जो पूरा वर्ष यह किया जाता है। तथा इसमें क्या होता है, इसमें नागरिक और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात जो साधन प्रांतीय उपयोग और प्रौद्योगिकी के कारण सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों पर निकट स्थिति होती है। मतलब जो ये नगर, इसमें क्या होते हैं, यह जो नगरीय क्षेत्र होते हैं विकसित नगर या यातायात में होते हैं, तो वहाँ पंजुटे के निकट क्षेत्र में होते हैं। इसमें बाजार की भूमिका क्या होती है, इसमें बाजार की डेयरी के कार्य जो नगरीय मतलब नगरीय औद्योगिक केंद्रों में के समीप किया जाता है। मतलब जो ये बाजार के इलाकों में जो होते हैं, बाजार के कुछ आम सामने ही डेयरी आदि खुले जाते हैं, और क्योंकि यहाँ ताज़ा दूध तथा अन्य डेयरी के उत्पादन अच्छे बाजार में होते हैं। मतलब जो ये बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इसमें सामने क्यों खोला जाता है, क्योंकि जो इसमें ये ताज़े दूध आदि पहुँचाने के लिए यहाँ बाजार के आमने सामने खोले। इसके कुछ उदाहरण के लिए मुख्य क्षेत्र, मतलब इसके कुछ उदाहरण है डेयरी कृषि के कुछ उदाहरण, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में किया जाता है, कनाडा में किया जाता है, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया आदि इलाकों में यहाँ डेयरी कृषि किया जाता है। तथा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, मतलब भूमध्य सागरीय, यहाँ कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु परिवर्तन में क्या है, मतलब यहाँ कृषि जो भूमध्य सागरीय कृषि, तो यहाँ कृषि कहाँ पर की जाती है, तो यहाँ कृषि ये की जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में की जाती है। मतलब जो भूमध्य सागरीय जल प्रदेश हैं, तो उन इलाकों में यहाँ की कृषि की जाती है। यहाँ विशिष्ट प्रकार के कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष जोर दिया। मतलब यह कृषि जो होती है इसमें खट्टे फल जैसे कि कुछ खट्टे फल कच्चा आम आदि हो गया, या खट्टा आम के लिए खट्टा आम, कच्चा आम आदि, तक कुछ अन्य फसलें भी यहाँ पर किया जाता है। तथा इसमें किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो भूमध्य सागर में जलवायु की इसमें अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। मतलब जो शुष्क क्षेत्र होते हैं तो उस इलाकों में यहाँ की जाती है। और गर्मी के महीनों में जैसे कि अंजीर, जैतून आदि पैदा किए, जो गर्मी के मौसम होता है जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, तो उसी समय में अंजीर, जैतून आदि को पैदा के लिए यहाँ किया जाता है। तथा हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि यहाँ इसी तेरह क्षेत्र की आपूर्ति की, मतलब यहाँ प्रकार इस तरह की आपूर्ति यहाँ पर की जाती है। तथा इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों तथा उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का शराब उत्पादन किया। मतलब कुछ इलाकों में होता है, तो इसमें क्या होता है कि
कुछ इलाकों में अच्छे किस्म के अंगूर तथा उच्च गुणवत्ता मतलब मदिरा मदिरा मतलब अल्कोहल अल्कोहल मतलब शराब आदि का उत्पादन किया जाता है उनसे। और बाजार में सब्जी की खेती उत्पादन के क्षेत्र में, और दूसरे पॉइंट में देखेंगे बाजार की खेती के लिए उद्यान क्षेत्र, जिसमें क्या होता है कि उद्यान क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि जो आधुनिक मुद्रा को वो मिलने वाले फसलें जैसे कि सब्जियां फल पुष्प लगाए लगाए जाते हैं, इसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। मतलब यहाँ जो कृषि होती है तो यहाँ मुद्रा फसलें और जैसे सब्जियां पशु पुष्प लगाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर पुष्प लगाए जाते हैं जो बाजार के लिए सब, जैसे कि बाजारी कृषि क्या है, बाजारी कृषि जो बाजार के आसपास जो कृषि की जाती है, जैसे मतलब नगरीय जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो कृषि की जा नहीं सकती, वहाँ पर कृषि के लिए भूमि ये जो मतलब भूमि तो होती नहीं, कम मात्रा में होती है, इसलिए वहाँ पर बाजार के आमने सामने जो कृषि की जाती है तो उसे ही बाजारी कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में जो मुद्रा में मिलने वाली फसलें होती हैं, जैसे कि इसमें सब फल पशु, इसमें जो बाजारी कृषि के लिए आधुनिक मुद्रा में मिलने वाली फसलें जैसे कि ये सब्जियां फल पुष्प आदि जिसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है, जिसे बाजारी क्षेत्र कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि जो छोटे आकार में होती है, मतलब जो नगरीय इलाकों के आसपास कृषि की तो इसमें छोटे इलाकों में की जाती है इसमें, और इसमें खेत यातायात के लिए साधन का, यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आए, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो ये आप रख लीजिएगा। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर, मतलब सहकारी कृषि क्या, सरकारी कृषि जो सरकार के द्वारा, सामूहिक कृषि जो मतलब साहूकार उसके द्वारा कृषि किया, दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे सहकारी कृषि और इसके में अंतर। तो पहले हम सरकारी कृषि के बारे में पढ़ें। सरकारी कृषि क्या है, तो सरकारी कृषि जो स्वेच्छा अपने साधनों और समूहित सरकारी संस्था के द्वारा बनाई गई कृषि को संपर्क करता है, मतलब जो सरकार के द्वारा कृषि जो अपने स्वेच्छा से लोग, मतलब जो लोग होते हैं वो अपने स्वेच्छा से और सरकार के ये संसाधनों ये संस्था के द्वारा बनकर कृषि का जो कार्य करती है तो उसे सरकारी कृषि कहा जाता है। तो इससे दूसरे पॉइंट में सरकारी कृषि की व्यक्ति की फॉर्म के ये अनुच्छेद रहते हैं, मतलब जो सरकारी कृषि है तो वहाँ व्यक्ति का फॉर्म जो होता है उसमें ये अनुच्छेद रहते हैं। और दूसरे एक सामूहिक कृषि में देखेंगे, सामूहिक कृषि जो यहाँ कृषि उत्पादन जो साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज के सामूहिक के आधार पर किया है, मतलब जो ये सामूहिक कृषि होती है तो यहाँ साधनों का स्वामित्व होता है, मतलब साधनों पर ही अधिकतर निर्भर होता है, और स्वामित्व के समाज मतलब किसी समाज या सामूहिक किसी के व्यक्ति को द्वारा या किसी समाज के द्वारा पर मिश्र का पर श्रम की आधारित होता है, मतलब किसी समाज के द्वारा या किसी आदमी के द्वारा या जो श्रम होता है उसके आधार पर होती है यह कृषि। और सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी साधनों को मिलाकर कृषि करते हैं किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख लेते हैं। जो सामूहिक कृषि होते हैं तो वह जो संसाधनों को मिलकर कृषि मतलब संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं, परंतु वो लोग क्या करते हैं कि छोटा सा भूमि का जो जैसे कि आधा हिस्सा कृषि का था, आधा एक छोटा हिस्सा यहाँ कृषि के लिए, मतलब वो अपना हिस्सा अधिकतर अधिकार के लिए अपने छोटा सा एक अधिकार के लिए वो हिस्सा रख लेते हैं। तो हम दूसरे पॉइंट में ये पढ़ेंगे सरकारी कृषि के अंतर में तीसरे पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट, तो सहकारी समितियों जो कृषि को सभी रूपों में सहायता करती है, मतलब सरकार की जो समितियाँ होती हैं यहाँ सभी रूप से एक तरफ से सहायता करती है जो सरकारी कृषि यहाँ होती है। और सहकारी समिति में अपने उत्पादों को अनुकूल शर्तों को में बेचनी पड़ता है, मतलब जो सरकारी कृषि होती है वो सरकार के अनुकूल शर्तों में बेचना पड़ता है, मतलब सरकार की जो समितियाँ होती हैं तो सरकार के ये द्वारा जो सरकार क्या बोलेगी क्या नहीं तो उसके हिसाब से सरकार के हिसाब से यहाँ कृषि बेचनी पड़ती है। तो यहाँ कृषि अधिकतर कहाँ पर की जाती है, यहाँ कृषि कुछ अन्य इलाकों में भी की जाती है, जैसे कि ये डेनमार्क नीदरलैंड ये बेल्जियम स्विट्जरलैंड इटली यूरोप और कर्नाटक आदि देशों में यहाँ कृषि की जाती है। तथा यहाँ सामूहिक कृषि का आकार सभी तरह नियंत्रित करती है, मतलब जो सामूहिक कृषि ये सरकार के द्वारा होती है, मतलब सामूहिक कृषि जो किसी समाज के द्वारा, एक तो इसे दूसरे पॉइंट में देखेंगे कृषि के द्वारा किया, यह सामूहिक कृषि जो सरकार के सभी तरह नियंत्रित में करती है, मतलब सामूहिक कृषि जो तो होती है तो यहाँ सरकार के नियंत्रण में करती है, कुछ इलाकों में जो सामूहिक कृषि है सरकार के कुछ इलाकों में भी नियंत्रण रखती है। और सामूहिक कृषि उत्पादन को सरकार निर्धारित मूल्य में खरीदा, मतलब जो सामूहिक कृषि होती है जो सरकार मतलब जो आदमी के द्वारा कृषि मतलब लगाया जाता है, एक ये मुद्रे इतने मुद्रा में ये सब्जी इतना मुद्रा में खरीदी जाएगी तो वहाँ उतनी मुद्रा में सरकार खरीदी है। और रूस में सामूहिक कृषि प्रचलन है, मतलब जो रूस देश है हमारा तो उसमें क्या होता है तो उसमें अधिकतर सामूहिक कृषि में अधिकतर प्रचलन है। इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कुछ भी आपको कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। और इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो इसके साथ आपको कुछ PDF नोट अपडेट्स कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में बायो में दिया, तो जाके आप पहले ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कुछ भी नोटिफिकेशन कुछ हो तो हमारी अपडेट आपको फट से मिल जाए। इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है।